बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो उसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए नील बोहर ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने हाइड्रोजन एटम का मॉडल पेश किया, जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक उसने क्या कहा कि एटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है और उसके इर्द गिर्द शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, जिसे हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में या इन एनर्जी लेवल्स में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि कम या ज़्यादा नहीं होती। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें मूव कर रहे हैं उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, तो इस वजह से हम इन ऑर्बिट्स या इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स का नाम भी देते हैं। उसने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में रहता है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है। उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तब वेरी करती है जब वो एक शेल से दूसरे शेल में मूव करता है। अब एक ऑर्बिट में रहते हुए उसकी एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से या वो वाला ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से दूर है वहां से जंप करेगा इनर ऑर्बिट में, और इनर ऑर्बिट की एनर्जी एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिट कम होती है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करते हुए एनर्जी को एमिट करेगा, निकालेगा, इवॉल्व करेगा। और इसके ऑपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल या एज कंपेयर टू दिस लेवल हैज लेसर एनर्जी, तो लेसर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इस लेवल की एनर्जी कम है और इस लेवल की एनर्जी ज़्यादा है, तो उसने कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेवल की तरफ मूव करना है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में मौजूद होगा, और लोएस्ट एनर्जी लेवल किसको हम कह रहे हैं, वो वाला एनर्जी लेवल या वो वाला ऑर्बिट, वो वाला शेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर फर्स्ट ऑर्बिट है, उसको हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो इनके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं। अब जिस तरह मैंने इसको डिनोट किया है के, एल, एम और एन से, तो के एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा एल की एनर्जी होगी, उससे ज़्यादा एम की एनर्जी होगी, और देन एन की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इनर शेल में मौजूद होगा तो उस स्टेट ऑफ एटम को कहेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ठीक है। अब फिर ये जो शेल्स हैं के, एल, एम, एन, ये मेन एनर्जी लेवल्स हैं इस एटम के। अब इन शेल्स को मज़ीद डिवाइड किया गया है सब शेल्स में, या फिर हम उनको कहते हैं ऑर्बिटल्स। अब ये सब शेल्स कितने मौजूद हैं किसी स्पेसिफिक शेल में, ये डिपेंड करता है कि वो एन की वैल्यू क्या है उस स्पेसिफिक शेल के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये के फर्स्ट शेल है इस एटम का, तो इसके सबशेल्स काउंट करने के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो k के लिए n की वैल्यू 1 है, तो इसमें सबशेल या ऑर्बिटल्स जस्ट 1 है, और वो क्या है, s। देन नेक्स्ट शेल l, उसके लिए n की वैल्यू 2 कंसीडर की जाएगी, बिकॉज ये सेकेंड एनर्जी लेवल है या सेकेंड शेल है, तो इसमें सबशेल्स या ऑर्बिटल्स भी 2 होंगे, और वो होंगे s एंड p। इसमें जस्ट s है, इसमें s भी होगा और एक एडिशनल सबशेल होगा p। देन थर्ड शेल m, उसके लिए n की वैल्यू 3 कंसीडर की जाएगी, और उसमें सबशेल्स या ऑर्बिटल्स भी इक्वल टू n वैल्यू होंगे, और वो है 3, s, p एंड d। s एंड p के अलावा d भी इसमें मौजूद होगा। सिमिलरली n शेल के लिए n की वैल्यू 4 कंसीडर की जाएगी, और इसमें 4 ऑर्बिटल्स या 4 सबशेल्स होंगे s, p, d एंड एडिशनल सबशेल f। अब इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया जाता है कि वो एक क्लाउड ऑफ चार्ज हैं, तो इस वजह से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है एटम में वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती 100% सर्टेनिटी के साथ।
जस्ट एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनकी एनर्जी की बेस पे कि उनकी क्या एनर्जी है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये पता लगाने के लिए कि किसी स्पेसिफिक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक शेल में, तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया 2n का स्क्वायर, जिसको यूज़ करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एल शेल की बात करें तो एल कौन सा शेल है, सेकंड, एल सेकंड शेल है, तो एन की वैल्यू 2 लगाते हुए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एल शेल में आ सकते हैं। के शेल में यही फार्मूला लगाते हुए n की पावर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेम फार्मूला यूज करते हुए m और n में 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। उसके ये तो हैं शेल्स के इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ सकते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखें तो ये सब शेल्स में कैसे डिवाइड होंगे। सब शेल्स एस की अगर बात की जाए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास के शेल में जस्ट एक ही सब शेल है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल में एस और पी दोनों हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8 आ सकते हैं, तो एस में हमें पता है 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो बाकी पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह एस पी 6 प्लस 2 8 और बाकी डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स 18। इसी तरह एन की अगर बात की जाए तो इसमें 4 सब शेल्स हैं, एस पी डी एंड एफ, एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10, तो इन सब का सम करें तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में आएंगे और वो हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए पता चला सकते हैं कि मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और देन उसके सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सबसे पहले एस सब शेल को फिल करेंगे या सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल के में जाएंगे, बाकी 2 उसमें चले गए, बाकी बचे 6। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एल शेल में आ सकते हैं वो 8 हैं, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो है 6। तो ज़रूरी नहीं है कि उस शेल को फिल किया जाए कम्प्लीटली, बस जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास मौजूद हैं वो मैक्सिमम नंबर आपको बताया गया है कि इतने आ सकते हैं, लेकिन उससे कम भी जितने मौजूद हैं वो उसमें आएंगे। लेकिन ये है कि जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है पहले आपने उसको कंप्लीट करना है, पहले 2 आप इसमें कंप्लीट करेंगे, देन जो बाकी बचेंगे वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जितना भी टाइप ऑफ मैटर है तमाम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इस वजह से इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है और इस डिफरेंस की वजह से इनको हम पीरियोडिक टेबल में भी डिफरेंट लोकेशंस पर अरेंज करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब जितने भी किसी भी एटम में प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी एटम को अगर हम देखें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और वो क्यों होता है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो चार्ज को कैंसिल आउट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं कि उसके अंदर कार्बन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इट्स अंडरस्टूड कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और एटम एज अ होल न्यूट्रल शो होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने एटम में प्रेजेंट हैं, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाई होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं अपने एटॉमिक नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि कोई ऐसा एटम बताएं जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये अंडरस्टूड है कि 6 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कार्बन ही है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये एटम्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप कह सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
असेंडिंग एटॉमिक नंबर्स के जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट में आएंगे एंड देन उससे बड़ा इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं। तो असेंडिंग एटॉमिक नंबर्स की बेस पर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास या मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर ये वो चीज़ है जो कि हम किसी भी एटम में मौजूद जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम लें तो वो उसका मास नंबर या एटॉमिक मास बनता है। बिकॉज ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों ही पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं तो इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। जिस तरह हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की कि कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है, इसी तरह मास नंबर भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका स्पेसिफिक एटॉमिक मास और स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होगा। फिर उसके बाद एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एटॉमिक मास की रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। जब किसी भी एटम को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं या कहीं पे देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका एटॉमिक मास क्या है? तो जो लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब उसके अपर साइड पे लिखा हुआ होता है, उसे हम उसका एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं और जो उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है। सिमिलरली ये कार्बन का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। अब ये एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a माइनस जी किसी भी एटम का न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने का। ये छोटा से न्यूमेरिकल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आता है कि आप किसी भी एलिमेंट आपको दिया होगा उसका मास नंबर या प्रोटॉन नंबर आपको बताया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप उसका न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करें। या एक फार्मूला आपके पास मौजूद है तो आप में इसमें से कोई भी दो चीज़ें आपको दे दी जाएँ और थर्ड चीज़ आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल इसी कार्बन की ही हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे? ये मास नंबर क्योंकि सम है हमारे पास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के सम को। तो जब ये सम है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो अंडरस्टूड है कि आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ को पुट करें, इसका जो एटॉमिक मास है उसमें से आप उसके एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप ये एग्जांपल भी आपके पास दी हुई हैं, आप इनको भी सॉल्व करके देखें और इसके अलावा एडिशनल एक्सरसाइज ये छोटी सी दी हुई है, आप इसको भी सॉल्व करें। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज। सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या हैं? आइसोटॉप्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि जिनके एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन उनका मास नंबर वेरी करता है। तो जितने भी एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के, उन सब के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं। और वो एटॉमिक मैसेज क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा अगर इन एलिमेंट्स की आइसोटॉप्स की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। कोई भी एक एलिमेंट उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ केमिकल सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो तमाम एटम्स के पास सेम है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम होंगी। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाए तो वो इन सब
आइसोटॉप्स की डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पर। इन सब का नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। आपकी बुक में हाइड्रोजन और कार्बन के आइसोटॉप्स का डिस्कस किया गया है। हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्रोटियम, जिसमें कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन्स। ये वाहिद ऐसा आइसोटॉप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसको सिंपल हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, और इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। सेकेंड आइसोटोप है इसका ड्यूटेरियम, जिसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। इसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर इन सब का सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे जो कि है 1। मास नंबर इनका डिफर करता है और ये डिफरेंस होता है ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो थर्ड आइसोटॉप जो हाइड्रोजन का है वो ट्राइटियम या ट्रीटियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 3 इसका मास नंबर और 1 इसका एटॉमिक नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी बुक में कार्बन की दी गई है। कार्बन भी 3 आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें कार्बन 12, 13 और 14 आती हैं इसकी टाइप्स। कार्बन इन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा, हाइड्रोजन की तरह 6 सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वेरी करने की वजह से इसका मास नंबर 12, 13 और 14 होगा। प्रोटॉन नंबर सेम है सबके पास 6, न्यूट्रॉन्स नंबर वेरी करता है 6, 7 एंड 8। इन दोनों में से कार्बन 12 और कार्बन 13 आइसोटॉप्स ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इसको कहा जाता है, या फिर ये अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप्स की, ये क्या होती है और इनके क्या इस्तेमालात हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।